गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। मेरे बच्चों, आप लोग बार बार बोलते थे कि सर आखिर कब होगा हमारा सिलेबस, उसके बाद हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो मेरे दोस्त, आपको मैं बता देता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए बच्चों हमने जी तोड़ जो है ना मेहनत की है इस बैच के अंदर। आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कराए हैं जहां से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक के बच्चों बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं। लेकिन हमें किसी भी सब्जेक्ट को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। एग्जाम के अंदर उस सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, बार बार बच्चों उस जॉब के अंदर उस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर करवाया है। आज हम मेरे दोस्त 2 टॉपिक और इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं, उसके बाद आज हम आपके सिलेबस की समाप्ति करेंगे। मन तो मेरा भी नहीं है आप लोगों को छोड़ के जाने का, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बच्चों। आप लोगों के लिए और तैयारी मैं करूंगा और आप लोगों के लिए जो भी सेशन प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे तो उसमें भी मैं आपकी जी तोड़ मेहनत वहां पर प्रैक्टिस के रूप में करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे दोस्त यही है कि आज अपना ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी के बाद आपका जो इकोनॉमिक्स है वो पार्ट शुरू हो जाएगा, है ना। आप लोग भी डिमांड यही कर रहे थे। तो सारे के सारे बच्चे जो है ना, बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको हम फटाफट कवर करते हैं, ठीक है। स्लॉट बुकिंग कब होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगा, बड़ा मजा आया है आप लोगों को पढ़ा के शुरुआत से ही। सारे के सारे बच्चे जो है ना एक से बढ़कर एक मेरे को मिले हैं, बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं और इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं। यकीन कीजिएगा कि मेरे दोस्त आप लोग जो है ना बाकी बच्चों से हटके हैं। जितने भी बैच मैंने पहले पढ़ाए हैं एसएससी जीडी के, मेरे दोस्त उनसे आप हटके हैं। और हटके का मतलब है कि ज़्यादा एफर्ट करने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ज़्यादा समझने वाले हैं, पेशेंस वाले बच्चे हैं, ठीक है बेटा। वो अभी नहीं पूछा जाता है जयंत प्रताप सिंह, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे अपने एग्जाम में आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक पे पीएचडी हो जाती है, रिसर्च हो जाती है ना। लेकिन हमें इतना ही पढ़ना पड़ेगा ना जितना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायु का मतलब गैस होता है, मंडल का मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, गैसों का जो समूह होगा जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए इस गैसों के आवरण को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। दोस्त, आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना उसका निर्माण कितनी स्टेजेस में हुआ है, तो बच्चों 3 चरणों में पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों, वायुमंडल की जानकारी देने के लिए कोई ना कोई तो थ्योरी होगी, कोई ना कोई तो सिद्धांत होगा जहां पर यह लिखा होगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इस तरीके से बना है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानकारी देने वाला जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है मेरे दोस्त, उसका नाम है डी गैसिंग थ्योरी। तो आपसे कोई पूछ लेना कि डी गैसिंग थ्योरी का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे है, तो हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल से है। मेरे दोस्त, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना वो टिका हुआ है। टिका होने का मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई ये गैसें पृथ्वी से दूर नहीं जा पाती हैं, पृथ्वी इनको अपने से बांधे हुई है। और बच्चों, इसके पीछे कारण है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्व। और दूसरा कारण भी कल हमने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, पृथ्वी का वायुमंडल मैंने आपको बताया था कि कितने हजार किलोमीटर तक हम वायुमंडल को लेके चलते हैं, 10,000 किलोमीटर तक। बच्चों, ये जो 10,000 किलोमीटर का पृथ्वी का वायुमंडल है, इसका जो ऊपरी भाग होगा उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, स्टडी ऑफ अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वो क्या कहलाएगा? एरोलॉजी कहलाएगा। एरोलॉजी को हिंदी में वायुर्विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुर्विज्ञान बोलते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं विशाल, ठीक है। हाँ, बस मैं इतना बोलूंगा कि बड़ा मजा आया है आप लोगों के साथ, बिल्कुल भाई बहनों की तरह एक बॉन्डिंग हमारी बन चुकी थी, है ना। कि मैं कुछ बोलता था तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था, और जब तुम बोलते थे
तो बेटा मेरे को भी बुरा नहीं लगता था, ठीक है ना। हाँ, तुम्हें लगता होगा कि मैं गुस्से में रहता हूँ, गुस्से में नहीं रहता, मेरी शक्ल ही ऐसी है, ठीक है, भगवान ने ऐसी शक्ल दी है। तो बेटा वो आपको लगती होगी गुस्से में, लेकिन गुस्से में मैं बिल्कुल भी नहीं रहता हूं। हमें भूल मत जाना। नहीं, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब मैं डेली तुम्हें याद करता रहूंगा। डायलॉग उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। वो इसलिए बोला है क्योंकि मेरे को ही कोशिश करनी पड़ेगी। बेटा लोअर पार्ट, वायुमंडल का जो निचला भाग है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेरोलॉजी बोलेंगे। मेटेरोलॉजी को बोलते हैं ऋतु विज्ञान, यानी कि एटमॉस्फेयर का ऊपर वाला भाग एरोलॉजी, नीचे वाला भाग मेटेरोलॉजी कहलाएगा। मेरे दोस्त, ये जो 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा वायुमंडल कहलाएगा सम वायुमंडल, इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। एक हमारा कहलाएगा विषम वायुमंडल, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। होमोजीनियस यानी सम वायुमंडल कौन सा होगा, जहां गैसों में स्थिरता बनी रहेगी, गैसों में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जहां पर गैसों की मात्रा पल पल में घटेगी बढ़ेगी नहीं बच्चों, उसको हम बोलेंगे सम वायुमंडल, जहां गैसों में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और गैसों में स्टेबिलिटी कहां तक बनी रहती है, 90 किलोमीटर तक। तो सम वायुमंडल की जो रेंज होगी, इसका जो विस्तार होगा वो 90 किलोमीटर तक होगा। और मेरे भाई, विषम वायुमंडल एक ऐसा वायुमंडल होगा जहां गैसों के अंदर स्टेबिलिटी समाप्त हो जाती है। वहां पल में ऑक्सीजन 20% होगी, तो पल में 4% होगी, 5% होगी। जहां गैसों की मात्रा में बहुत बड़ा चेंज, बदलाव हमें पल पल में देखने को मिले, जहां गैसें अपनी स्टेबिलिटी को खो दें बच्चों, उसी को हम हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर बोल देंगे, विषम वायुमंडल बोल देंगे। 90 किलोमीटर तक यदि सम वायुमंडल है, तो 90 से ठीक ऊपर 10,000 किलोमीटर तक का भाग आपका विषम वायुमंडल होगा। मेरे दोस्त, अपना जो एटमॉस्फेयर है, इसको हम अच्छे से पढ़ने के लिए 5 लेयर में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक ट्रोपोस्फेयर है, एक स्ट्रेटोस्फेयर है, एक मीजोस्फेयर है, एक थर्मोस्फेयर है, एक एक्सोस्फेयर है। बच्चों, पृथ्वी के बिल्कुल पास वाली जो परत होगी उसे शोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके ठीक ऊपर आपका समताप मंडल है, उसके ठीक ऊपर आपका मध्य मंडल है, उसके ठीक ऊपर आपका थर्मोस्फेयर ताप मंडल है, और मेरे दोस्त एक बाह्य मंडल है जो सबसे लास्ट परत होगी। सर जी आपका नाम क्या है? वाह वाह मेरे बेटा, मतलब पूरा बैच पड़ गया, तुम्हें नाम का ही नहीं पता। लास्ट क्लास में इतनी खतरनाक बेइज्जती करता है कोई। मैं तो भगवान से एक ही दुआ करूंगा कि भाई साहब पत्नी आए तेरे बहुत खतरनाक, फिर तेरे को पता चले कि किसी की मुंह के ऊपर बेइज्जती करना क्या होता है। ठीक है, चलेगा। तो बेटा 5 की 5 परत हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, ये जो ऊपर वाली 3 परत है ना, ये 90 किलोमीटर तक खत्म हो जाती है। तो 90 किलोमीटर तक हमारा कौन सा भाग होगा, सम वायुमंडल। तो इन 5 परतों में से सम वायुमंडल, आपको ध्यान रखना है, 3 परतों को कवर करेगा। 3 परतों को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, और ये थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर मेरे दोस्त, ये किसका पार्ट होंगे, विषम वायुमंडल का पार्ट होंगे। ठीक है ना। सर जी इंस्टा आईडी दे दीजिएगा। बेटा इंस्टा आईडी मेरे नाम से ही मिलेगी, और करीना कपूर के नाम से थोड़ी मिलेगी मेरी आईडी, तो मेरे नाम से ही मिलेगी। मेरा नाम तुम्हें पता ही है, बस सर्च कर लेना संदीप सिवाच। ठीक है, संदीप सिवाच 1812, हाँ इस तरीके से सर्च कर लेना यार। और नौकरी लगने के बाद तुम बता देना, इतनी दूर दूर से तुम जुड़े हुए हो। सन्नू यादव, अंकेश यादव, अंगद, संजना, कुणाल, पांडे, प्रियंका। सिलेक्शन के बाद आपकी जैकेट मेरी, बिल्कुल बेटा, सिलेक्शन के बाद तुम ये जैकेट ले लेना। और बताओ, ठीक है। और तुम जून में यदि सिलेक्ट हो जाओगे तो जून में डाल लोगे क्या तुम जैकेट? हाँ, शर्ट मत मांग लेना बेटा, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना।
आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने में कौन कौन सी गैसों का योगदान है। बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ना ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है। और मेरे दोस्त परसेंटेज कितनी है, 78%। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जिसका ना तो कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, ना इसमें से कोई स्मेल आती है। मेरे दोस्त नाइट्रोजन गैस की सबसे खास बात है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाने में सहायक है। वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाने में सहायक का मतलब क्या हुआ कि यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो बच्चों कभी भी आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता था। आग लगाती कौन है, ऑक्सीजन। आग बुझाती कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आग बुझाने में सबसे बड़ा साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कौन देती है, नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन मेरे दोस्त वायुमंडल में ना हो तो यह आप लोगों को ध्यान रख लेना है मेरे भाई कि आग के ऊपर काबू नहीं पाया जाता। यदि एक पड़ोसी मेरे दोस्त घर में रखी हुई मोमबत्ती को जलाता तो अपने घर में रखी हुई मोमबत्ती भी अपने आप आग पकड़ लेती यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो। ठीक है, नाइट्रोजन के कारण ही हम आग के ऊपर काबू पा लेते हैं। पौधों की जो वृद्धि है, पौधों में बच्चों प्रोटीन के रूप में काम करती है ये नाइट्रोजन, क्योंकि पौधे की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया मेरे दोस्त एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसी नाइट्रोजन को बच्चों नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये नाइट्रेट जो है ये पौधे की ग्रोथ के लिए बड़ा लाभदायक होता है। ये पौधे के अंदर प्रोटीन की भूमिका निभाने का काम करता है। नाइट्रोजन का जो विस्तार है बच्चों वो 128 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी जो ज्यादा मात्रा है वो 64 किलोमीटर तक ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सर जी आप बड़े सुंदर लग रहे हो। बेटा मैं हुई सुंदर लगने से क्या है, हम्म, सुंदर लग रहे हो मतलब मैंने मेकअप कर रखा है तो हुई मैं ऐसा ही। दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। बेटा बिना ऑक्सीजन के तो कुछ भी नहीं है। यदि ऑक्सीजन ना होती तो ना तुम होते ना मैं होता, कोई नहीं होता। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ही तो सबसे मेन गैस है, क्योंकि ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। ये प्राणदायिनी गैस है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब पौधे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उस दौरान मेरे दोस्त वो CO2 को तो ग्रहण करते हैं और बदले में O2 दे देते हैं। तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों CO2 के बदले अपने को O2 देते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम पेड़ पौधों को छोड़ नहीं रहे और पेड़ पौधों का हम बच्चों नाश करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। और पेड़ पौधों को छोड़ेंगे नहीं तो भोजन वो बनाएंगे नहीं, भोजन बनाएंगे नहीं तो CO2 वो लेंगे नहीं, CO2 लेंगे नहीं तो बदले में O2 देंगे नहीं। इसलिए पेड़ पौधे लगाने बड़े जरूरी हैं। ठीक है, वस्तुओं को जलाने में सहायक है। बेटा बिल्कुल, यदि ऑक्सीजन ना हो तो वस्तुएं आग पकड़ ही नहीं पाएंगी, है ना। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती जलती हुई है, उसके ऊपर आप एक उल्टा करके ग्लास जो है या गिलास जो है रख दोगे तो मोमबत्ती जो है बेटा वो बुझ जाएगी। ठीक है, फड़फड़ा के बुझ जाएगी क्योंकि आपने उसके ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया है। इसके बाद है आर्गन। आर्गन एक अकेरिय गैस होती है, 0.93% इसकी एटमॉस्फेयर में बच्चों भागीदारी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभावों के लिए जिम्मेदार है CO2 गैस। CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेने वाली मुख्य गैस है। बेटा आग बुझाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, CO2। आपने देखा होगा ना कि आग बुझाने वाले जो गैस के सिलेंडर होते हैं तो उसमें CO2 गैस का एक सिलेंडर होता ही होता है। ठीक है, हाँ बच्चों CO2 गैस। और जिन जिन को ज्योग्राफी पढ़ के मजा आया है ना तो फटाफट तुम दिल फेंक के मारो बेटा, है ना। दिल जो आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा बना होगा लाल रंग का, ठीक है ना, हाँ इसको फेंक के मारो फटाफट। ये मत सोचना कि तुम मेरी तरफ दिल फेंक के मारोगे तो तुम्हारा कोई नर मित्र मादा मित्र नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अपनी जो बॉन्डिंग है बेटा वो बिल्कुल
भाई बहनों वाली बॉन्डिंग है। तो फटाफट दिल फेंक के मारो तुम। CO2 गैस की मात्रा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी में इसकी मात्रा हो जाती है ज्यादा, और सर्दी में इसकी मात्रा क्या हो जाती है मेरे दोस्त? कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिल फेंक के मारो भाई फटाफट, खतरनाक तरीके से फेंक के मारो तुम दिल, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर, है ना। मैं हाँ, बहुत शानदार, बढ़िया, जबरदस्त। चलेगा, क्या बात है भाई। इतना प्यार तो मेरे को कभी घर से भी नहीं मिला यार, जितना तुमने यहाँ फेंक दिया है। चलेगा, आगे देखेगा फिर। बच्चों हम बात करेंगे इसके बाद वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब जलवाष्प। जलवाष्प भी क्या है? एक गैस है। बच्चों जलवाष्प ज्यादा कहाँ मिलेंगे? जहां गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा कहाँ है भाई? विषुवत रेखा के ऊपर। सबसे कम जलवाष्प कहाँ नजर आएंगे? जहां मेरे दोस्त गर्मी कम होगी, यानी कि ध्रुवों के ऊपर। बच्चों जलवाष्प का मतलब है पानी का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, और पानी वेपर में कब कन्वर्ट होगा मेरे दोस्त? जब गर्मी ज्यादा होगी, है ना, गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये दोनों के दोनों हमारी पृथ्वी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि मेरे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। जब पृथ्वी के टेम्परेचर को ये मेंटेन रखते हैं, तभी तो पृथ्वी के ऊपर हम बच्चों जी पाते हैं, जीवन संभव हो पाता है। और जब ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, तो CO2 और वाटर वेपर को हम क्या बोल देते हैं? ब्लैंकेट ऑफ अर्थ बोल देते हैं, पृथ्वी का कंबल। यानी कि कंबल हम कब ओढ़ते हैं? जब ना तो ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, ठीक है ना, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी डिमांड तुम कर रहे हो, है क्या बात है। बेटा हम पांचों की पांचों परतों को देखते हैं, देखिएगा। ये हमारा अर्थ का ये हमारा अर्थ का सरफेस है, और सरफेस से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक मेरे दोस्त ये 5 परत हम पढ़ते हैं। जिसमें पहली परत होगी ट्रोपोस्फेयर, सौर मंडल। 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल। 80 से 640 किलोमीटर तक ताप मंडल। 640 से 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल आएगा। सबसे पहली जो परत है वो पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। मेरे दोस्त वायुमंडल की सबसे निचली परत है, लोअर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इसे बोलेंगे। मेरे दोस्त इसका अन्य नाम भी है। शोभ मंडल को एक तो बोलते हैं संवहन मंडल, और एक शोभ मंडल को मेरे भाई बोलते हैं अधोमंडल। क्या बोलते हैं? अधोमंडल। एक संवहन मंडल और एक अधोमंडल। यदि हम बात करेंगे औसत विस्तार की, तो औसत विस्तार है मेरे भाई 13 किलोमीटर। औसत विस्तार कितना होगा? 13। 13 कैसे हुआ बेटा? भूमध्य रेखा से तो है 18 किलोमीटर इक्वेटर से, और पोल से है ये 8 किलोमीटर। तो 18 और 8 कितने हुए? 26, और 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल आएगा। तो मेरे बच्चों शोभ मंडल का औसत विस्तार 13 किलोमीटर है। ध्रुवों से विस्तार, भूमध्य रेखा से विस्तार हमने पढ़ लिया। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी होती है? जैसे वर्षा आना, आंधी आना, तूफान आना, ओले गिरना, मेरे दोस्त ये सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसी भाग में होती हैं, इसी परत में होती हैं। इस परत की खास बात क्या है कि जब भी हम इस परत के अंदर 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे, तो मेरे दोस्त टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 165 मीटर ऊंचाई पे जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कम हो जाना
बच्चों ये कहलाता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई तापमान की सामान्य पतन दर क्या होती है, तो आपको बोलना है प्रति 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हुए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कम हो जाना, इसी को हम तापमान की सामान्य पतन दर बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है भैया, सम्मान समारोह में आपकी घड़ी चाहिए भाई, तुम ले जाना यार, तुम मेरी जान भी ले जाना, और बताओ। ठीक है, घड़ी ले जाना, टी शर्ट ले जाना, बस मेरे इतने कपड़े तो जरूर छोड़ देना कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं, है ना। ठीक है, हाँ आपका ही है सब कुछ, आप जॉब लग के आओ, आप नौकरी लग के आओ, सब कुछ आपका है। ठीक है नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। स्टेटोस्फेयर, समताप मंडल बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जान ले जाओ मतलब बाबी जी की बात हो रही है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है ना, सोचना भी मत ऐसा। आगे आ जाओ चलो। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब समताप मंडल। औसत विस्तार देखिएगा, यानी कि सौर मंडल के खत्म होते ही दूसरी परत शुरू होगी, समताप मंडल इसे बोलेंगे। ठीक है, औसत विस्तार जो होगा ना वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, यानी कि 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से हमने पढ़ा, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक हम चलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। सम का मतलब इक्वल होता है, ताप का मतलब टेम्परेचर है, जहां टेम्परेचर बच्चों इक्वल हो यानी कि समान हो उसी को समताप मंडल बोलेंगे। जब टेम्परेचर समान होगा तो मेरे दोस्त ये भी याद रख लेना कि यहां पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होगी। तो मौसम संबंधी घटनाएं इस भाग में देखने को नहीं मिलती है, और जहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी वो क्षेत्र हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वायुयान उड़ाने के लिए। तो लंबी दूरी के जहाज मेरे दोस्त जिस परत में उड़ते हैं वो आपकी समताप मंडल होगी। ठीक है ना मेरे दोस्त, आपको ये ध्यान रखना है कि ओजोन गैस की जो परत है, ओजोन गैस क्या होती है, इसको O3 से डिनोट करते हैं, ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन जो है ना मेरे भाई ये ऑक्सीजन का ही रूप होती है, इसका जो विस्तार है वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच हमें देखने को मिलता है। ओजोन गैस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए बच्चों इसे प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी के चारों ओर मेरे दोस्त ये ओजोन गैस की लेयर है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। यदि ये किरणें पृथ्वी के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाए तो पृथ्वी के ऊपर भयानक रोग पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैंसर जैसा रोग मेरे दोस्त इसी कारण पैदा हुआ पृथ्वी के ऊपर। और यदि पृथ्वी के ऊपर ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं तो कहीं ना कहीं इस बच्चों परत के अंदर जो ओजोन गैस की लेयर है कोई ना कोई तो होल, कोई ना कोई तो छिद्र जो है वो बनता पाया गया होगा। और एक ओजोन परत के अंदर छिद्र बनता पाया गया मेरे भाई अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इस ओजोन लेयर में एक छिद्र के होने का पता चला। ओजोन परत की जो मोटाई है इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। गर्मियों में इसकी मोटाई हो जाती है कम, सर्दियों में इसकी मोटाई हो जाती है ज्यादा। और बेटा इस ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो इकाई है उस इकाई को हम बोलते हैं डोब्सन। क्या बोलते हैं? डोब्सन बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तुम लोगों के लिए एक शायरी मैं लास्ट में बोलूंगा, ठीक है? तुम लोगों के लिए एक शायरी जो आप बोल रहे हो कि सर सुना दीजिएगा, तो सुना देंगे। कौन सी सुनोगे तुम? मोटिवेशनल सुनोगे, रोमांटिक सुनोगे, या बेटा ऐसी सुनोगे? मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें जरूरत है किसकी? मेरे हिसाब से तो भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक नौकरी मिल जाए, है ना? तो नौकरी वाली सुना देंगे। ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो है मेरे दोस्त ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत को नुकसान मेरे दोस्त हम ही पहुंचा रहे हैं। हम कैसे पहुंचा रहे हैं? ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है ना, एक तो CFC गैसों से हो रहा है,
एक जेट फाइटर जो लड़ाकू यान होते हैं, जो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, तो उसका शोर और शोर के साथ साथ जेट फाइटर प्लेन से निकलने वाला जो धुआं है, धुएं के अंदर जो जहरीली गैसें हैं, उन गैसों से बच्चों ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। ये सीएफसी गैसें जो है वो निकलती हैं जब हम अपने घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एसी बड़े स्तर पे मेरे दोस्त यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सौरमंडल के ऊपर होगी ना, अच्छा इसका जो विस्तार है, अच्छा आप इसका विस्तार पूछ रहे हो कि सर ये कहां होगी, बेटा ये ओजोन लेयर यहां होगी। देखिएगा 15 से 35, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में भी है इसका भाग, ये है आपकी ओजोन लेयर, ये है आपकी ओजोन लेयर। ठीक है ना, चलेगा। अब हम बात करते हैं मीजोस्फेयर। बच्चों मध्य मंडल, मध्य मंडल में खास बात एक तो यह है कि इसी मंडल के अंदर आपके जो उल्का पिंड हैं, ठीक है ना, वो मेरे दोस्त क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। उल्का पिंड इसी मंडल में जलते हैं। इसका विस्तार आपसे कोई पूछ ले तो 50 किलोमीटर तक हमने समताप मंडल पढ़ा, 50 से ऊपर 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसका जो मेन गुण है वो ये है कि ये सबसे ठंडा भाग है। पांचों की पांचों परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, वो होगी मीजोस्फेयर। और मेरे भाई इस मीजोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक है, -100 डिग्री सेल्सियस तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, मध्य मंडल के बाद तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य मंडल तो ठंडा है, लेकिन मध्य मंडल के बाद कभी भी टेम्परेचर में गिरावट नजर नहीं आएगी, लगातार टेम्परेचर मेरे दोस्त बढ़ता चला जाएगा। मेट्रोइड हम बोल देंगे इसको, ठीक है, मेट्रोइड हम बोल देंगे। आपके एग्जाम की डेट क्या है मेरे बच्चों, आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है क्या? थर्मोस्फेयर, तापमंडल। बेटा थर्मोस्फेयर को हम आयन मंडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस थर्मोस्फेयर वाले भाग में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उन गैसों के ऊपर क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। ठीक है ना, तो उन गैसों के ऊपर चार्ज हमें देखने को मिलता है, गैसों के ऊपर आयन बनते हैं, जैसे कैटायन है, एनायन है। और इस भाग में पाए जाने वाली गैसों के ऊपर आयन बनने के कारण बच्चों थर्मोस्फेयर का जो नाम है वो आयनोस्फेयर भी हो जाता है। तो इसे हम तापमंडल भी बोलते हैं, इसे आयन मंडल भी बोलते हैं। इसका जो विस्तार होगा वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होगा, क्योंकि 80 किलोमीटर तक हमने मीजोस्फेयर पढ़ा और 80 से ऊपर 640 किलोमीटर तक हम थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर पढ़ेंगे। मेरे दोस्त इसी आयनोस्फेयर वाले भाग में आपके रेडियो संचार उपग्रह, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो इसी मंडल में स्थापित किए जाएंगे। रेडियो संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, जो आप एग्जाम दे के आने वाले हैं। बाह्य मंडल पढ़ेंगे, एक्सोस्फेयर। विस्तार जो होगा वो 640 से 10,000 किलोमीटर तक होगा। सबसे ऊपरी और अंतिम परत है मेरे भाई, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की यहां क्या होगी, मात्रा ज्यादा होगी। तो बाह्य मंडल सबसे बाहरी परत है। बस एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बाहरी परत को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं। बिल्कुल, आज लास्ट है, लास्ट टॉपिक है अभी ये, ठीक है।
एक टॉपिक और मेरा मन है आपको पढ़ाने का कि मैं आपको पृथ्वी की गहराई में ले जाके दिखा पाऊं कि पृथ्वी कैसी दिखती है। आज तक बच्चों पृथ्वी की गहराई में कोई भी नहीं जा पाया, पृथ्वी के सेंटर तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को लेके चलूंगा पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर तक और आपको दिखाऊंगा मेरे दोस्त कि पृथ्वी जो है अंदर से कैसी दिखती है। तो आप लोगों ने अपने घर में बच्चों प्याज को देखा होगा ना, जिसको हम हरियाणा में गंठा बोल देते हैं, इंग्लिश में ऑनियन बोल देते हैं। बेटा जैसे प्याज है ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, प्याज के छिलकों की तरह है। जैसे आप प्याज को बच्चों छीलते हैं तो एक लेयर उतरती है, फिर दूसरी लेयर उतरती है, फिर तीसरी लेयर उतरती है और लास्ट में मेरे दोस्त बच्ची तक हम पहुंच जाते हैं। बच्ची का मतलब समझते हो, वो आपके प्याज का सेंटर है मेरे दोस्त। ऐसे ही हमारी पृथ्वी का बच्चों सेंटर है और उस सेंटर के चारों ओर ऐसे ही हमारी पृथ्वी लेयर के अंदर बटी हुई है, परतों के अंदर बटी हुई है, ठीक है ना। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्याज के छिलकों की जैसी संरचना क्या कहलाती है, कैसी कहलाती है, उसको स्केली बोलते हैं, सल्कीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी लेयर उतरेगी ना उस संरचना को हम स्केली बोलते हैं, सल्कीय बोलते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ प्याज के छिलकों की तरह है, स्केली है। लेकिन हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, बाहर से हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, गहराई में अंदर से तो सल्कीय दिखाई देती है, बाहर से हमारी पृथ्वी जियोड शेप की जैसी दिखाई देती है। जियोड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जो ऊपर और नीचे से फ्लैट हो, चपटा हो, उसको हम जियोड बोलते हैं। जैसे सेब है, जैसे अमरूद है, जैसे संतरा है। तो बच्चों ये ऐसे आपके फल हैं जो ऊपर और नीचे से फ्लैट हैं, चपटे हैं, ठीक है। और ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे? जियोड शेप बोलेंगे। तो जियोड यदि हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी फिर चपटी भी दिखाई देती होगी। और हमारी पृथ्वी चपटी कहां से दिखाई देती है? ध्रुवों से दिखाई देती है, ठीक है ना। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भाई पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है? वो 6371 किलोमीटर है। और आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले मापा किसने था? तो आप बोलेंगे इराटोस्थनीज ने मापा था। इराटोस्थनीज ये वही व्यक्ति है बच्चों जिसको फादर ऑफ सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। इराटोस्थनीज वही व्यक्ति है जिसने ज्योग्राफी शब्द दिया था। इराटोस्थनीज वही व्यक्ति है जिसने पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले मापा, माप कर बताया कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6371 है। ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले इराटोस्थनीज ने ही किया था। बच्चों आज तक कोई पृथ्वी की गहराई में जा नहीं पाया, तो किस तरीके से हमने ये पता लगा लिया कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी होगी, पृथ्वी के अंदर ये चीजें भरी होंगी। तो जब हम सरफेस भाग के ऊपर रहते हैं और कोई भी घटना मेरे दोस्त हम जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं जो सरफेस भाग के ऊपर होती है, तो बच्चों उसी घटना का आंकलन करते हुए, उसी एक्टिविटी की स्टडी करते हुए हम इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने में हमारी सहायता टेम्परेचर ने की है, प्रेशर ने की है, वोल्केनिज्म ज्वालामुखी क्रिया ने की है, अर्थक्वेक वेव भूकंपीय तरंगों ने की है। बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत अच्छे तरीके से जो हमने समझा वो कौन से सोर्स से समझा है? भूकंपीय तरंगों से हमें अच्छे से मेरे दोस्त इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा है, ठीक है। बेटा वो स्टैटिक पार्ट है आपका, हो जाएगा। वो स्टैटिक पार्ट आप किसी भी बुक से पढ़ लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्टैटिक पार्ट है। पृथ्वी को मुख्यतः बच्चों हम 3 परतों में बांट के चलेंगे। एक क्रस्ट होगा, एक मेंटल होगा, एक आपका कोर होगा। क्या होगा? कोर होगा। बच्चों यदि हम यहां पर हैं, सरफेस भाग पे रहते हैं, तो हमें चलना है सेंटर तक, और सेंटर से लेके सरफेस तक ये जो होगा इसको हम बोलेंगे रेडियस। और पृथ्वी की रेडियस कितनी है? 6371। बच्चों जब हम सरफेस भाग से गहराई में चलेंगे 34 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं क्रस्ट। 34 से हम चलेंगे 2900 किलोमीटर तक, इसको हम बोलते हैं मेंटल। और 2900 से लेके 6371 तक हम चलेंगे मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक एक भाग को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा क्रस्ट। बच्चों क्रस्ट को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी,
तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्रस्ट का जो औसत विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, तो हम बोल देंगे 34 किलोमीटर गहराई में। जब सरफेस से हम चलेंगे 34 किलोमीटर, तो मेरे भाई ये क्या कहलाएगा, आपका क्रस्ट कहलाएगा। अब क्रस्ट की जो मोटाई होती है ना, वो महासागरों के नीचे तो होती है कम, क्योंकि महासागर ऑलरेडी गहरे होते हैं, तो बच्चों क्रस्ट की मोटाई वहां कम होगी। महाद्वीप मेरे दोस्त ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, तो यहां पर क्रस्ट की मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्रस्ट का जो विस्तार है, क्रस्ट का जो विस्तार है वो महाद्वीप और पर्वतों के नीचे क्या होगा, ज्यादा होगा। महासागरों के नीचे क्या होगा मेरे दोस्त, इसका विस्तार कम होगा। हम बात करेंगे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, ये आउटर लेयर ऑफ अर्थ इसे बोलेंगे। बच्चों क्रस्ट जो है ना, पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ये जरूर आपको याद रखना है। ठोसी अवस्था में है पृथ्वी की क्रस्ट। बच्चों ठोसी अवस्था में है तो इसका जो घनत्व होगा, जो इसकी डेंसिटी होगी वो ज्यादा नहीं होगी, तो इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है ना वो कम है। इसका जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हम बात करें तो क्रस्ट जो है ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है बच्चों, तो ये 0.5% भाग जो है ना वो घेरे हुए है। क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट आपके पाए जाते हैं बच्चों, क्रस्ट के ऊपर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 46.08%। दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला एलिमेंट सिलिकॉन है। तीसरे नंबर पे मेरे भाई एल्यूमिनियम है। चौथे नंबर पे लोहा है। पांचवें नंबर पे मैग्नीशियम है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कभी भी ऑक्सीजन का नाम आप नहीं लेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बल्कि लोहा पाया जाता है पृथ्वी में सबसे ज्यादा। लेकिन पृथ्वी के क्रस्ट में यानी कि भूप्रपट्टी वाले भाग में सिर्फ 34 किलोमीटर तक जब हम गहराई में चले, उस भाग में सबसे ज्यादा मेरे दोस्त क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा मेरे दोस्त, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, हम बात करेंगे तो इस क्रस्ट के अंदर एक ऐसा भी भाग है जहां सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जिस भाग में ज्यादा भरा पड़ा है बच्चों, उस भाग को हम बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल शब्द जो बनाया गया है ना, ये सिलिकॉन के आगे वाले 2 अक्षर और एल्यूमिनियम के आगे वाले 2 अक्षरों को उठाकर बनाया गया है, जिसको हमने बोल दिया जोड़कर सियाल। क्या बोल दिया, सियाल। तो आपसे कोई पूछ ले कि सियाल जो भाग है वो कौन सी परत में पाया जाता है, तो सियाल भाग मेरे दोस्त पाया जाता है क्रस्ट के अंदर, भूप्रपट्टी के अंदर। ठीक है ना। हम यहां पर बात करेंगे अब मेंटल की। ठीक है ना, मेंटल को बोलते हैं आवरण। बच्चों इसका विस्तार 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई में है। मेंटल जो है ना ये गाढ़ापन अवस्था में है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। मेंटल जो है ना ये गाढ़ापन अवस्था में है। और मेरे दोस्त हम बात करते हैं इसकी एवरेज डेंसिटी की, औसत घनत्व की, तो इसका औसत घनत्व होगा दोस्त 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है ना, तो उस टोटल वॉल्यूम का ये 83% भाग मेरे दोस्त क्या है, घेरे हुए है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग जो है घेरे हुए है। भाई यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर के कारण जितने भी मेटल्स होंगी यहाँ वो सारी की सारी मेल्ट हो जाएंगी, और मेटल्स का मेल्ट होना क्या कहलाता है, मैग्मा। और जहां जहां मैग्मा भरा होगा उसे मैग्मा चैम्बर बोल देंगे। तो मैग्मा चैम्बर कौन से भाग में मेरे दोस्त आपको नजर आएंगे, मेंटल के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, जैसे हमने सियाल पढ़ा जो क्रस्ट का हिस्सा था, ऐसे ही बच्चों एक भाग है सीमा। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बच्चों सीमा भाग बना, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम बच्चों इस आवरण के एक भाग में सबसे ज्यादा स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारी परत है वो है कोर, जिसको बोलते हैं मेरे दोस्त केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग का जो विस्तार है ना वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। तृलीय अवस्था में स्थित है बच्चों। तृलीय अवस्था में स्थित है तो यहां से द्वितीयक तरंगे जो हैं वो कभी भी गुजर नहीं पाएंगी।
बच्चों आपकी जो भूकंपीय तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और इसके अलावा एल वेव। मेरे दोस्त जो सेकेंडरी वेव होती है ना, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका एक गुण होता है कि ये कभी भी लिक्विड स्टेट से क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। और मेरे दोस्त जब केंद्रीय भाग में देखा गया कि ये केंद्रीय भाग से टच हो ही नहीं रही बल्कि उससे पहले ही ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो ये मान लिया गया कि तृलीय भाग, बच्चों केंद्रीय भाग जो है तृलीय अवस्था में स्थित है। इसका जो औसत घनत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के कुल आयतन का मेरे भाई कितने प्रतिशत भाग ये घेरे हुए है? 16.5% भाग घेरे हुए है। सियाल क्रस्ट में है, सीमा मेंटल में है। तो यहां पर भी एक भाग है जहां पर मेरे दोस्त निकल और फेरस जो है वो बड़ी मात्रा में भरा हुआ है। निकल आपका एक मैग्नेटिक मैटर है, चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ निकल हमें कौन से भाग में नजर आएगा मेरे दोस्त? कोर में नजर आएगा, केंद्रीय भाग में नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये आपका एसएससी जीडी का सिलेबस था, जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम की वेटेज के अकॉर्डिंग हमने बहुत डीपली और सारे के सारे वो टॉपिक कवर कर लिए हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी स्टैटिक पार्ट आपके पास आरडब्ल्यूए की बुक है, वहां से भी आप स्टैटिक पार्ट जो है वो पढ़ते रहिएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्टैटिक पार्ट है वो 1-2 दिन में आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे मैंने कवर कराए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा। आपका अब 23 फरवरी से एसएससी जीडी का बहुत बड़ा एग्जाम है और मेरे दोस्त आप लोगों को उस एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिएगा, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त उसके ऊपर आप विश्वास कीजिएगा और बचा हुआ जो समय है वो पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई में लगाइएगा। और जहां पर आप जुड़े हुए हैं आरडब्ल्यूए, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी में एक तरफा माहौल, 1/3 नौकरियों पे जो कब्जा करता है वो आरडब्ल्यूए का बच्चा ही करता है और उन्हीं बच्चों में आप लोग शामिल हों और आप लोग उन्हीं बच्चों में हैं। तो मेरे दोस्त अब की बार जो है एसएससी जीडी में पहले की तुलना में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, ऐसे ही हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। छोटे मोटे दुख आए तो मेरे दोस्त उन दुखों से घबराएं नहीं, क्योंकि दुख आएंगे तभी तो मेरे दोस्त सुख का हम अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।